अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर बॉटनी में हम आज चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, इकोसिस्टम, और इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन को हम देखेंगे। वर्ड इकोलॉजी ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड इकोस से, जिसका मतलब है लाइफ और प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लोगोस का मतलब है स्टडी और साइंस, यानी ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ और जहाँ वो रह रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो इकोलॉजी कहलाएगी। इकोलॉजी को सबसे पहले एक जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में डिस्क्राइब किया था, और प्रेजेंट टाइम में जो है इस इकोलॉजी को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी है डिफरेंट रिलेशनशिप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और उनके इन्वायरमेंट के साथ, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है, इसके अलावा एबायोटिक फैक्टर यानी उस इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है, उनको हम इकोलॉजी कहते हैं। एक प्लांट है, इन्वायरमेंट से जो है वो कार्बन डाई और ऑक्सीजन को ले रहा है, वाटर को ले रहा है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। ये हो गया इंट्रैक्शन इसका एनवायरनमेंट के साथ या एबायोटिक फैक्टर के साथ। अब है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या इंट्रैक्शन है। अब इस प्लांट की रूट्स में एक रीजन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नोड्यूल्स, आउटग्रोथ्स ही होती हैं। इन नोड्यूल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और इन बैक्टीरिया का फंक्शन क्या है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। क्योंकि प्लांट के पास एबिलिटी नहीं है नाइट्रोजन को फिक्स करने की, तो ये एटमॉस्फेयर से अमोनिया को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट और नाइट्राइट में। जब ये इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेगा और फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाएगा। क्योंकि प्लांट के पास एबिलिटी नहीं होती प्रोटीन बनाने, नाइट्रोजन को फिक्स करने की, तो ये इंट्रैक्शंस बनाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। तो ये तो इनकी इंट्रैक्शन हो गई लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं बैक्टीरिया के साथ जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है और फिर ये प्रोटीन बना रहे हैं। नॉन लिविंग के साथ क्या इंट्रैक्शन है कि ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ले रहे हैं और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम रिलेशनशिप को स्टडी करें लिविंग थिंग्स के और उसके एनवायरनमेंट के, इसको हम कहते इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। कुछ लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन बनी, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसको स्पीशी कह रहे हैं, ये मिलेंगे तो पॉपुलेशन बनाएंगे, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, इकोसिस्टम और फिर बायोस्फीयर। इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज। स्पीशी जो है वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरब्रीड करें और प्रोड्यूस करें ऑफस्प्रिंग को, जो कि कैपेबल हो रिप्रोड्यूसिंग के अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को, इसको हम स्पीशी कहते हैं। मतलब एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, एक हमारे पास मेल पार्ट है फ्लावर का और दूसरा हमारे पास फीमेल पार्ट है इसी फ्लावर का। इसके पोलन ग्रेन जो हैं वो उड़कर यहाँ आएंगे, पॉलिनेशन का प्रोसेस होगा, सीड की फॉर्मेशन होगी और सीड से नया प्लांट बनेगा। अब ये जो नया प्लांट बनेगा ये एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट प्लांट की। तो ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जिनके पास एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की और अपनी ही तरह के ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, इनको हम कहते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या स्पीशी। सेकेंड है हमारे पास पॉपुलेशन। ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज का जो एक साथ रह रहे हैं एक ही प्लेस पर और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। ये बहुत सारे सनफ्लावर हैं, सनफ्लावर एक ही जगह पर ग्रो कर रहे हैं
और बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ मौजूद हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दरमियान ये ग्रो कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन कहलाएगा। इसी तरह बहुत सारी कैट्स हैं जो एक साथ रह रही हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर जगह पर रह रही हैं, ये पॉपुलेशन कहलाएगी। बहुत सारे सिमिलर ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ग्रुप बना देंगे तो ये पॉपुलेशन कहलाएगी। कम्युनिटी ग्रुप है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन का जो कि एक साथ रह रहे हैं, सेम इन्वायरमेंट को शेयर कर रहे हैं, ये कम्युनिटी कहलाएगा। पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर मौजूद हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट मौजूद हैं। तो ये हैं जो येलो कलर के नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ फ्लावर जो हैं वो पर्पल कलर के हैं और कुछ जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं। तो पर्पल कलर के फ्लावर ने अपनी एक पॉपुलेशन बनाई हुई है, एक ही तरह के इंडिविजुअल्स हैं। इसी तरह एक डोमिनेंट पॉपुलेशन है जो कि हमारे पास येलो कलर के फ्लावर्स की है, और एक जो है वो हमारे पास ब्राउन कलर के फ्लावर की। जब ये बहुत सारे प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट एक जगह पर रह रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स इन ऑर्गेनिज्म का, तो ये हमारे पास कम्युनिटी कहलाएगी। इकोसिस्टम, अगर कम्युनिटी और इन्वायरमेंट जो है वो एक्सचेंज करें इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को बिटवीन दैम और इंटरेक्ट करें ईच अदर, तो एक सिस्टम बन जाता है और इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। दो टाइप्स के इकोसिस्टम दिखाए गए हैं, दोनों नेचुरल के टाइप हैं। एक मरीन इकोसिस्टम है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो जो सॉइल में मौजूद होगा, ये सॉइल है, यहाँ आप डिफरेंट पॉपुलेशंस देख रहे हैं प्लांट की। एक पॉपुलेशन ये है श्रब्स प्लांट की, एक ट्रीज़ की मौजूद है, और कुछ यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे। तो डिफरेंट कम्युनिटी पॉपुलेशंस थी जिन्होंने मिलकर कम्युनिटी बनाया। अब ये कम्युनिटी इंटरेक्ट करेंगी अपनी एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेंगी कि प्लांट्स हैं, एनवायरनमेंट से गैसेस को डिफ्यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, सॉइल से वाटर को लेंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, इसके साथ साथ ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ भी करेंगे। फिर अगेन इनके पास कुछ बैक्टीरिया मौजूद होंगे सॉइल में, और वो बैक्टीरिया हेल्प करेंगे इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसी तरह एक मरीन इकोसिस्टम है जिसके अंदर मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, फिशेस हैं, कुछ टर्टल्स मौजूद हैं। इन सब का भी कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ और एनवायरनमेंट के साथ। तो ये तमाम मिलकर जो है वो एक सिस्टम बना लेंगे और ये सिस्टम कहलाएगा इकोसिस्टम। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर से हम पहले बायोम को डिस्कस करेंगे कि बायोम क्या है। एक बायो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं जिनको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे उनके कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन एनवायरनमेंट से और बायोटिक फैक्टर के ज़रिए, और एक कम्युनिटी में कन्वर्ट कर देंगे जो कि बायोम कहलाएगी। अब बहुत सारे एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे के साथ तो एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा और वो बायोस्फीयर कहलाएगा। ज़मीन के कुछ ऐसे टुकड़े हैं जहाँ कोई स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन है, जैसे कि फॉरेस्ट में पढ़ेंगे हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं। इसी तरह डेजर्ट पढ़ेंगे हम, ये भी बायोम का हिस्सा है, यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और पानी की शॉर्टेज होगी। तो कुछ ऐसे रीजन हैं ज़मीन के जहाँ का कुछ अपना एक स्पेसिफिक क्लाइमेट है, और जाहिर है वो क्लाइमेट है तो वहाँ पर वो ही ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे जो इस क्लाइमेट के अंदर सरवाइव कर सकेंगे। तो इस क्लाइमेट का इंट्रैक्शन होगा उसके बायोटिक फैक्टर्स के साथ, उन ऑर्गेनिजम्स का, कम्युनिटी का, ये बायोम कहलाएंगे। बायोम हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी होंगे और बायोम हमारे पास मरीन भी होंगे। टेरेस्ट्रियल में हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ेंगे चैप्टर 13 में। मरीन के अंदर जो है वो फ्रेश वाटर और मरीन वाटर इकोसिस्टम आ जाएगा। अब इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को अगर हम एक साथ कनेक्ट कर दें तो एक बड़ा जाइंट इकोसिस्टम बन जाएगा हमारे पास, और वो कहलाएगा बायोस्फीयर। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो एक बड़ा सा इकोसिस्टम बन गया जिसको हम बायोस्फीयर कह रहे हैं।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समराइज करके बताया गया है कि इंडिविजुअल्स से ऑर्गेनिज्म, उन्होंने ग्रुप बनाया तो पॉपुलेशन बनी, डिफरेंट पॉपुलेशंस ने ग्रुप बनाया तो कम्युनिटी बनी, कम्युनिटी का इंट्रैक्शन हुआ उसके एबायोटिक फैक्टर के साथ तो उसने मिलकर इकोसिस्टम बना दिया। अब इकोसिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स आ गई, एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी में मौजूद था एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो सॉइल में मौजूद था। अब इन दोनों इकोसिस्टम को कंबाइन कर दूंगी तो ये बायोस्फीयर कहलाएगा। एनवायरनमेंट किसे कह रहे हैं? एनवायरनमेंट जो है वो एक कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर तमाम कंडीशंस पाई जाएंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए। इसके अंदर तमाम फैक्टर्स आ जाएंगे, लाइट है, वाटर है, सॉइल है, एयर है और ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे वो जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे एनवायरनमेंट को। एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो इंट्रैक्शन आ जाएगा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का किसी भी ऑर्गेनिजम्स के या कम्युनिटी के। जैसे प्लांट है, बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंट्रैक्शन आ जाएगा कि किसी भी बैक्टीरिया के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। या फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बना लेते हैं, इनकी रूट्स जो हैं वो एक एसोसिएशन बना देती हैं फंजाई के साथ, जो हेल्प करती हैं उनको दूर दूर तक पानी एब्जॉर्ब करने में क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन हो गया। और एबायोटिक में आ जाएगा नॉन लिविंग के साथ इंट्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस जितनी हैं एनवायरनमेंट में उनको यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, तो ये एबायोटिक इंट्रैक्शन है। कलेक्टिव टर्म है जिसके अंदर तमाम कंडीशंस पाई जाएंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म के रहने की। अब ये कंडीशन लाइट भी हो सकती है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, एयर या कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये तमाम मिलकर एनवायरनमेंट बनाएंगे। हैबिटेट एक प्लेस है पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की रहने की या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के रहने की, उसको हम हैबिटेट कहेंगे। जैसे कि पॉन्ड्स है, रॉकी शोर्स हैं, रेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं। हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में रहते हैं। अब यहाँ भी सॉइल की टाइप्स अलग अलग हैं। कुछ प्लांट जो हैं वो मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, तो ये मॉइस्ट सॉइल में रहना ये इनकी हैबिटेट है। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का सॉइल में रहना ये उसकी हैबिटेट है। ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स थे हमारे पास जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं पाए जाते वो मॉइस्ट सॉइल की हैबिटेट में रहते हैं। जबकि हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सॉल्टी सॉइल में रहते हैं, यानी ऐसी सॉइल में जहाँ सॉल्ट की कंडीशन ज़्यादा होती है, इसको हम सॉटिक सॉइल भी कहते हैं। ऐसे प्लांट हमारे पास कहलाते हैं हेलोफाइट प्लांट। तो प्लांट का सॉइल में रहना ये एक एनवायरनमेंट है कि प्लांट टेरेस्ट्रियल है। प्लांट सॉइल की किस टाइप में रह रहा है, अगर मॉइस्ट सॉइल में रह रहा है तो ये इसकी पर्टिकुलर हैबिटेट है इस ऑर्गेनिज्म की, यानी इस ग्रुप ऑफ प्लांट की ये पर्टिकुलर हैबिटेट है कि वो मॉइस्ट सॉइल में रहता है। इसी तरह हेलोफाइट्स की एक पर्टिकुलर हैबिटेट है कि वो सॉल्टी सॉइल में ग्रो करेंगे। अब कुछ जो हैं वो पॉन्ड्स में भी ग्रो करेंगे, रॉकी शोर्स में भी और रेन फॉरेस्ट में भी। डिफरेंट ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के। पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक एल्गी है ग्रीन कलर की, इसका हैबिटेट है कि ये रॉक्स पे ही ग्रो करेगी। रॉक्स के अलावा दूसरा हैबिटेट इसका क्या है, रॉक तो इसका सबस्ट्रेटम हो गया, ये मरीन वाटर के अंदर ग्रो करेगी। तो मरीन वाटर में रहना ये इसकी हैबिटेट कहलाएगी। एल्गी है, सीवीड्स हैं जो वाटर में रहेंगी और ये इनकी हैबिटेट कहलाएगी। इसी तरह हाइड्रोफाइट्स हैं, फ्रेश वाटर में रहेंगे, वो इनकी हैबिटेट कहलाएगी। निच किसे कहते हैं? एक ऑर्गेनिजम्स है या पॉपुलेशन है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन्वायरमेंट के अंदर। उसकी तमाम एक्टिविटीज़, रिक्वायरमेंट, जो जो चीज़ें उसको चाहिए अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तमाम इफ़ेक्ट करती हैं कलेक्टिवली, और इस टर्म को हम कहते हैं इकोलॉजिकल निच। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी।
कि एक इकोलॉजिकल निश को डिस्क्राइब किया जाता है कि एक स्पीशी है वो कैसे इंटरेक्ट करेगी, कैसे रहेगी अपनी हैबिटेट के अंदर, पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, मतलब उसका क्या स्पेसिफिक रोल होगा, उसको हम निश कह रहे हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में हर्बीवोर्स एनिमल्स के, जो हेल्प करेंगे डाइजेशन में सेलुलोज के। पहले तो हमने पढ़ा कि एक ऑर्गेनिज्म है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पर रह रहा है और कंडीशंस में रह रहा है, वो उसकी हैबिटेट कहला रही है। अब हैबिटेट और निश में क्या डिफरेंस है? उस ऑर्गेनिज्म का उस जगह पर उस हैबिटेट में रहकर क्या रोल है, उस रोल को हम निश कहेंगे। जैसे बैक्टीरिया है इंटेस्टाइन में रह रहा है हर्बीवोर्स एनिमल के, ये जो है वो इसकी हैबिटेट है। अब इस इंटेस्टाइन में रह के वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? ये डाइजेस्ट कर रहा है सेलुलोज को, इसको हम कहेंगे ये निश है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम हैबिटेट और निश के दरमियान। तो हैबिटेट डिस्क्राइब करती है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को किसी भी एरिया में जहाँ कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब उसके इंटरेक्शन है बायोटिक फैक्टर्स के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ये हैबिटेट कहलाएगा। निश में हम क्या डिस्कस करेंगे? कोई फंक्शनल रोल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उस एरिया में जहां वो रह रहा है। हैबिटेट की स्पेसिफिसिटी जो है वो एग्जिबिटेड होती है ऑर्गेनिज्म से, मतलब कोई स्पेसिफिक हैबिटेट है, मॉइस्ट सॉइल है तो सिर्फ और सिर्फ ब्रायोफाइट ग्रो करेंगे क्योंकि वहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यूज़ नहीं है, तो पानी जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए आएगा। अब यहाँ पर कोई जिम्नोस्पर्म का प्लांट नहीं रह सकता क्योंकि जिम्नोस्पर्म के प्लांट वहाँ रहते हैं जहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है। तो अगर जो है उन प्लांट्स को लाकर मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करवा दिया जाए तो ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। तो हर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिसिटी जो है वो उस हैबिटेट से अकॉर्डिंग होती है कि वो अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रह रहा है, सॉल्टी सॉइल में रह रहा है, तो वहीं ग्रो करेगा, किसी दूसरी जगह पर ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको कुछ एडाप्टेशंस डेवलप करनी पड़ जाएंगी उस जगह पे ग्रो करने के लिए, और हो सकता है कि वो एडाप्टेशंस क्रिएट ही ना कर पाए और उसकी डेथ कॉज हो जाए। नेक्स्ट में क्या होगा कि जो है सीज़न और टाइम के साथ साथ ये चेंज होती रहेगी। एक ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक सीज़न में जो है वो किसी स्पेसिफिक जगह पर रह रहा है, वहाँ अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन रोल प्ले कर रहा है। अब सीज़न चेंज हो जाता है तो वो ऑर्गेनिज्म भी वहाँ से मूव कर जाएगा, वहाँ नहीं रहेगा। हैबिटेट जो है वो शेयर करेगी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब कोई भी प्लांट है जो मॉडरेट वाटर कंडीशन में रह रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ एक ही प्लांट ग्रो करे, उस प्लांट के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो उस जगह पर ग्रो करेंगे, तो ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म शेयर करेंगे इससे। निश जो है वो एक सिंगल स्पीशीज से ऑक्युपाइड करेगी। बैक्टीरिया रह रहा है इंटेस्टाइन में तो एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है, वही ग्रो करेगा। ईस्ट पढ़ा था हमने, ईस्ट जो है वो शुगरी सबस्टेट पे ग्रो करता है जहाँ शुगर का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो तमाम ईस्ट जो है वो शुगर के अमाउंट में ही ग्रो करेंगे, दूसरी फंजाई नहीं ग्रो करेगी वहाँ। तो किसी भी सिंगल स्पीशीज से ही ऑक्युपाइड होगा और यहाँ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। एग्जाम्पल है अर्थवर्म जो है वो सॉइल में रह रहा है, ये इसकी हैबिटेट है, मतलब ये यहीं रहेगा, सॉइल में ही मौजूद होगा। अब इस सॉइल में रह के वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये निश है कि अर्थवर्म जो है वो मिक्स करेगा सॉइल को, डीकम्पोज कर देगा सॉइल के अंदर डेथ ऑर्गेनिज्म को, और फिर जो है डीकम्पोज करके जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। यानी कि डीकम्पोज करेगा तो सॉइल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल में कन्वर्ट कर देगा। बड़े बड़े पॉलीमर्स हैं उनको उनकी ब्रेक डाउन करेगा और इनको सिंपल में कन्वर्ट कर देगा, जो प्लांट बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये डिफरेंस है निश और हैबिटेट के दरमियान कि हैबिटेट में जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को देखा जाएगा और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक स्पेसिफिक हैबिटेट में रहेंगे।
जबकि निच के अंदर उस ऑर्गेनिज्म का रोल देखा जाएगा और यहाँ पर सिंगल स्पीशी ही अपना ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलकर रोल प्ले करेंगे। बायोस्फीयर डिफरेंट इकोसिस्टम हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैं। अगर उनको हम लिंक कर दें तो कलेक्टिवली एक जाइंट इकोसिस्टम बन जाएगा जिसको बायोस्फीयर या इकोस्फीयर कह रहे हैं। बायोस्फीयर एक कलेक्शन है बहुत सारे इकोसिस्टम्स की, जिसमें टेरेस्ट्रियल भी आ गए और मरीन भी आ गए। बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि एटमॉस्फेयर है अर्थ सरफेस का फ्यू मीटर डेप्थ है, जहाँ वाटर और एयर कैप्सूल मौजूद है अबाउट 20 किलोमीटर डेप्थ है, जहाँ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह जाएगा। और अगर इससे ऊपर या नीचे की साइड पे जाएंगे हम तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये एक अर्थ की सरफेस है और ये जो है वो कैप्सूल है, एयर कैप्सूल, यानी यहाँ पर बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई अर्थ की सरफेस इस एयर कैप्सूल से अर्थ के 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक का जो रीजन है ये कहलाएगा बायोस्फीयर। अब इससे हम और बिलो साइड पे चले जाएं, ये इस कैप्सूल के और अबव साइड पे चले जाएं तो यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। लाइफ सिर्फ इसी रीजन में एग्जिस्ट करेगी जो कि 20 किलोमीटर बिलो डेप्थ है इस एयर कैप्सूल के। इकोसिस्टम इंट्रैक्शन है कम्युनिटी का, इसके फिजिकल इन्वायरमेंट से, इसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम भी कहते हैं। कम्युनिटी हमने पढ़ा था वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशन है। अब उसके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ इंट्रैक्शन जो है वो इकोसिस्टम कहला रहा है। प्लांट का जो है वो एबायोटिक फैक्टर के साथ इंट्रैक्शन यानी कि इन्वायरमेंट से गैसेस को हासिल करना ताकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सके, और बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंट्रैक्शन यानी कि बैक्टीरिया के साथ कोई इंट्रैक्शन बना रहा है जो हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अगर ये फंजाई के साथ इंट्रैक्शन बना रहा है तो ये हेल्प करेगा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंट्रैक्शन हो गया ये, और ये वाला जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम भी कह रहे हैं। दूसरी डेफिनेशन है कि एक सिस्टम है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहें, एक्सचेंज करें मटेरियल्स को एक दूसरे के दरमियान और ये इफेक्ट करें एक दूसरे को, ये इकोसिस्टम कहलाता है। वही इंट्रैक्शन हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग के साथ। वर्ड इकोसिस्टम जो है वो सबसे पहले यूज़ किया टेंसिले ने 1935 में। इसके मुताबिक जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल जो है वो कंटिन्यू होगा लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान। फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे मूव करेगा? सबसे पहले हमारे पास होते हैं प्रोड्यूसर्स जिसमें तमाम प्लांट आ जाएंगे। प्रोड्यूसर्स को फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे कंज्यूमर्स। कुछ ऐसे भी होंगे जो प्लांट को यूज़ करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को यूटिलाइज करेंगे फूड मटेरियल के तौर पर। इन कंज्यूमर्स की डेथ होगी तो इनको डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास होंगे डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स में प्लांट आ गए, चूँकि ये सनलाइट को यूज़ करके फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके पास जो है वो एनर्जी ज़्यादा होगी और ये एनर्जी जो है वो बॉन्ड की फॉर्म में होगी। यहाँ जो है वो एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा है। अब जब ये प्लांट को कंज्यूम करेंगे कंज्यूमर फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ करेंगे तो ये इन कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन करवाएंगे। तो इन कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन कराएंगे तो ये एनर्जी कम हो जाएगी थोड़ी, तो इसके मुकाबले में इनके पास थोड़ी कम एनर्जी मौजूद होगी। अब ये नेक्स्ट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं डिकम्पोजर्स में। जो जैसे ही ये कंज्यूमर
जो कि प्लांट को यूज़ कर रहा था या किसी एनिमल को फूड मटेरियल के तौर पर यूज़ कर रहा था, उसकी डेथ हो जाती है, तो इस बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए हमारे पास डिकम्पोजर्स मौजूद हैं, और ये डिकम्पोजर्स जो हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। फंजाई जो है वो प्रिंसिपल डिकम्पोजर कहलाता है हमारे पास सेलुलोज और लिग्निन का। ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आपने। बैक्टीरिया के पास एबिलिटी नहीं है कि वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करे या लिग्निन को, तो फंजाई ये काम परफॉर्म करता है। अब यहाँ से जो है ये फूड मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ है डिकम्पोजर्स में, ब्रेक डाउन हुई फूड मटेरियल की, तो एनर्जी इन ब्रेक डाउन होने के बाद कंपाउंड्स की एनर्जी रिलीज़ हुई, तो यानी यहाँ पर जो एनर्जी अब आएगी ये कंज्यूमर के मुकाबले में कम होगी। अगर 100% एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है, फूड मटेरियल प्रिपेयर करने के बाद इनके पास 100% एनर्जी है, ये ट्रांसफ़र होगी कंज्यूमर में, तो ये 70% होगी। सपोज़ डिकम्पोजर में ट्रांसफ़र होगी तो एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा और ये 40 तक पहुंच जाएगी। तो जैसे जैसे हम प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर्स पे जाते जाएंगे, एनर्जी फ्लो कम होता जाएगा। मटेरियल भी ट्रांसफ़र हो रहा है एक दूसरे के साथ। इसके पास प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कंज्यूमर कंज्यूम कर रही है, प्रोटीन इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई। अब इन कंज्यूमर को जो है वो डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब इनकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो मटेरियल अब इनकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। प्रोटीन का अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, फिर यहाँ से ये प्रोटीन यहाँ ट्रांसफ़र हुई। इन्होंने डिकम्पोज किया इस प्रोटीन को, ये प्रोटीन छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गई जिन्हें अमाइनो एसिड कह रहे हैं। अब जब ये ब्रेक डाउन हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, वो इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, और ये अमाइनो एसिड जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, जिनको दोबारा जो है वो प्रोड्यूसर यूटिलाइज़ करेंगे अमोनिया और नाइट्रेट की फॉर्म में, क्योंकि डिकम्पोजर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे बैक्टीरिया। अब ये दोबारा से जो है वो प्रोड्यूसर यूटिलाइज़ कर लेंगे। इस तरह एक साइकिल चलता जाएगा फ्लो ऑफ एनर्जी और मटेरियल्स का इन तमाम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। तो ये तमाम मिलकर इकोसिस्टम बना देंगे। इकोसिस्टम हमारे पास दो तरह का हो सकता है। एक नेचुरल है इकोसिस्टम, जिसमें पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, नेचुरली डेवलप हुआ है, कुदरती तौर पर डेवलप हुआ है, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो है जिसको हम खुद डेवलप कर रहे हैं। जैसे क्रॉप फील्ड है, हमने कोई भी एक जगह है वहाँ पर अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल लगा दिया। अब उस फ्रूट या वेजिटेबल को, प्लांट को कंज्यूम करने के लिए कुछ एनिमल्स आएंगे, तो ये एनिमल्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्लांट को खाएंगे, और फिर डिकम्पोजर आएंगे और फिर जो है वो इनको डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट्स को एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। तो वो इकोसिस्टम जो हमने अपनी मर्जी से डेवलप किया वो आर्टिफिशियल है। फ्रूट गार्डन है, किसी भी गार्डन के अंदर हमने दो तरह के फ्रूट लगा दिए, अब उन प्लांट्स के ऊपर कुछ एनिमल्स आएंगे कंज्यूम करने के लिए, फिर डिकम्पोजर डिकम्पोज कर देंगे, तो ये भी एक इकोसिस्टम बन गया। एक्वेरियम है जिसके अंदर हम अपनी पसंद की फिशेस को डाल देते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की। एग्ज़ाम में यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज़ बन जाती है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है, कुछ ऑप्शंस दे देते हैं, तो आपको करेक्ट का जो आंसर है वो बताना होता है। कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के कि कुछ कंपोनेंट्स मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। अब ये जो है वो कंपोनेंट्स दो टाइप के हमारे पास, एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग है, जिसके अंदर लाइट आ जाएगी, टेम्परेचर, एयर, विंड, तमाम चीज़ें आ जाएंगी, और बायोटिक कंपोनेंट जिसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल कंडीशंस आ गई, जबकि बायोटिक फैक्टर के अंदर हमारे पास प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, कंज्यूमर्स आ रहे हैं और डिकम्पोजर्स आ रहे हैं। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लाइमेटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।